नमस्कार साथियों, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। जितने भी एग्जाम है अभी वर्तमान में 18 जून को अभी कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर है, उसके अंदर देखिएगा हर एक पेपर के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक वालों, तुम लोग मेरी पुरानी वीडियो देख लो, उसके अंदर बहुत सारा का सारा मैटर है, वह सारा का सारा आपको पूरा का पूरा राजस्थान रिवाइज करवा देगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करते हैं पहला सवाल जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा सवाल क्या है कि बजट 2022-23 में किन जनजाति समूह और वर्ग के लिए 200 दिवस के मनरेगा रोजगार की घोषणा की गई है। मनरेगा रोजगार किन जनजातियों को 200 दिन का दिया जाएगा। देखिएगा होता क्या है मनरेगा, आप सबको पता है मनरेगा का मतलब क्या होता है। मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। कब आया था ये अधिनियम? ये आया था 2005 के अंदर आया था। इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। याद रखना यहां पर एक बात कि जब ये लागू हुआ था तब यह पूरे भारत के 200 जिलों में लागू हुआ था। संपूर्ण भारत में से लागू नहीं किया गया था। संपूर्ण भारत में से 2008 में लागू किया गया था और 2009 में इसका नाम नरेगा से मनरेगा किया गया था। आपको पता होगा इस नरेगा के अंतर्गत जो ग्रामीण परिवेश है, इस ग्रामीण परिवेश के अंदर 100 दिन का रोजगार, कितने दिन का रोजगार है? 100 दिन का रोजगार आपको दिया जाता है। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने बजट में परिवर्तन करके इस 100 दिन के रोजगार को 125 दिन करने का निर्णय लिया। इसका मतलब यह हो गया कि राजस्थान के अंदर नरेगा के तहत सभी ग्रामीण परिवारों के अंदर 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। उन पिछड़ी हुई जनजातियों का विकास करने के लिए राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम उनको 365 दिन में से 200 दिन का रोजगार हम उन्हें उपलब्ध करवाएंगे नरेगा के तहत। तो ऐसी कौन कौन सी जनजातियां हैं जिसके लिए यह निर्णय लिया गया है? तो देखिए पहली है सहरिया, दूसरी है कथोड़ी और तीसरा विशेष योग्यजन। इन सभी के लिए 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। सहरिया, दूसरा है कथोड़ी और तीसरा है विशेष योग्यजन। चलिए अब मुझे एक बात यहां पे बताइए कि जो सहरिया जनजाति है यह राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? अगर आपको सवाल ये पूछे कि जो नरेगा है यह राजस्थान में सबसे पहले किस राज्य में, किस जिले में लागू हुआ, तो राजस्थान में सबसे पहले इसे उदयपुर जिले में लागू किया गया। राजस्थान में सबसे पहले इसे उदयपुर जिले में लागू किया गया और इस उदयपुर जिले की एक पंचायत समिति है जिसका नाम है जाडोल। इस जाडोल पंचायत समिति में सबसे पहले इस नरेगा को लागू किया गया था, अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं। चलिए अगर मैं बात करता हूं पूरे भारत की, तो पूरे भारत के अंदर सबसे पहले इसे आंध्र प्रदेश राज्य में लागू किया गया था। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। पूरे भारत के अंदर सबसे पहले यह आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। तो आंध्र प्रदेश का एक जिला आता है जिसका नाम है अनंतपुर, और इस अनंतपुर जिले में सबसे पहले यह लागू किया गया था। देखिए अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में लागू हुआ और आंध्र प्रदेश का एक जिला है अनंतपुर, वहां लागू हुआ। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर भी 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था, लेकिन यह राजस्थान के उदयपुर जिले की एक जाडोल पंचायत समिति आती है, वहां पर लागू हुआ। देखिए अगली बात आती है, देखिए अगली बात क्या आती है? अगली बात आती है कि भाई नरेगा के अंदर कौन रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो देखिए नरेगा के अंदर वह सभी व्यक्ति जिसका नाम उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट के अंदर हो, उस ग्राम पंचायत के अंदर हो, वह सभी व्यक्ति वहां पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, 100 दिन का रोजगार। अब रोजगार प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? रोजगार प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को उस जो ग्राम सभा है उसके अंदर अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नियम है कि अगर मैं आज आवेदन प्रस्तुत करता हूं तो मुझे 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार देना आवश्यक है। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर मुझे रोजगार देना आवश्यक है। अगर
ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत है वह मुझे 15 दिन के अंदर अगर मुझे रोजगार नहीं देती है तो मुझे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर रोजगार देना आवश्यक है इनको। चलो, रोजगार कहां पर दिया जाएगा, रोजगार दिया कहां पर जाएगा? तो रोजगार गांव की जो परिधि है उसे 5 किलोमीटर परिधि के अंदर दिया जाएगा, क्योंकि अगर 5 किलोमीटर की परिधि के बाहर अगर मुझे रोजगार देंगे तो मुझे अपनी मजदूरी का 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सारा का सारा खर्चा परिवहन में हो जाएगा। इस कारण ये बात ध्यान रखना। और इसका एक बात और ध्यान रखना कि जो ग्राम सभा होती है वह इसकी सोशल ऑडिट करती है। सोशल ऑडिट कौन करता है? तो जो ग्राम सभा है वह इसकी सोशल ऑडिट करती है। क्लियर है? तो ये नरेगा के बारे में बात है। एक बात मुझे यहां पे ये बताइए, आप यस और नो में आंसर करना। क्या कोई शहरी व्यक्ति नरेगा के तहत रोजगार प्राप्त कर सकता है क्या? हां या ना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्या कोई शहरी व्यक्ति, अगर मैं शहर में निवास करता हूं तो क्या मैं नरेगा के तहत रोजगार प्राप्त कर सकता हूं क्या? यस और नो जल्दी से बताइए, बताना। सूर्य नगरी, कंप्यूटर कीमत, AR, प्रेम, नोखवाल, मंजित, मस्त, हाँ या ना में आंसर देना कि क्या कोई शहरी व्यक्ति नरेगा के तहत रोजगार प्राप्त कर सकता है क्या? बहुत बढ़िया, तन सिंह आंसर आया है यस। देखिए भाई, एक बात ध्यान रखना कि कोई भी शहरी व्यक्ति है वह नरेगा के तहत रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता। आप सब लोग यस दे रहे हो, नहीं कर सकता। वह सिर्फ ग्रामीण व्यक्ति होना चाहिए जिसको नरेगा के तहत रोजगार मिलेगा। इसीलिए एक बात और ध्यान रखना, आपको पता होगा इस बार के बजट के अंदर जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं इनको रोजगार देने के लिए एक नई योजना शुरू हुई, और इस योजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये नई योजना शुरू हुई है इस बार के बजट के अंदर, क्योंकि नरेगा के तहत सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोजगार दिया जाता था। ठीक है, इस कारण ये नई योजना शुरू की गई जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार आपको दिया जाएगा। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार आपको दिया जाएगा जो लोग शहरी क्षेत्रों के अंदर रहते हैं। दिमाग में सेट कर लेना, नरेगा के तहत केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जाता है, और इस योजना के तहत अब शहरी क्षेत्रों में भी शुरू किया गया है। बजट कौन सा है? 2022-23 का बजट है जिसके अंदर यह घोषणा की गई। अब बताइए चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। किस लोक कलाकार को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? एक पुरस्कार है, इस पुरस्कार को आपको सीधे सीधे याद रखना है कि डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजय वर्मा को प्रदान किया गया। एक लोक कलाकार है, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आंसर आएगा विजय वर्मा। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं आपको लोक कलाकार डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रदान किया गया? तो विजय वर्मा को प्रदान किया गया। अब एक महिला आती है जिसका नाम है बतूल बेगम। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बतूल बेगम। ये बतूल बेगम मांड गायिका है, 2000 मांड गायिका है, और इनको अभी 2022 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार है? नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नारी शक्ति पुरस्कार। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि इस बतूल बेगम का संबंध राजस्थान के किस जिले से आएगा? आपको पता होगा ये नारी शक्ति पुरस्कार 2018 के अंदर रूमा देवी को भी दिया गया था। 2018 के अंदर ये सेम का सेम पुरस्कार रूमा देवी को भी दिया गया था। और ये जो पुरस्कार है वो 8 मार्च को दिया जाता है, 8 मार्च को दिया जाता है, क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। कौन देता है यह पुरस्कार? तो भारत के राष्ट्रपति है, वह पूरे भारत के अंदर जो बेहतरीन काम करती हैं ऐसी नारी शक्तियों को सम्मानित करती हैं। इस पुरस्कार का नाम नारी शक्ति पुरस्कार है। इस बार किसको दिया गया है? तो बतूल बेगम को दिया गया है। नाम अच्छे से याद करना, बतूल बेगम कहां की रहने वाली है? तो बतूल बेगम का संबंध जयपुर जिले से। कौन से जिले से? तो बतूल बेगम का संबंध आ जाएगा जयपुर जिले से आ जाएगा। जयपुर जिला है जहां से यह संबंध रखती है। क्लियर है? अगले सवाल की बात करते हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश का प्रथम राज्य कौन सा? अक्षय ऊर्जा, ध्यान रखना, अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या होता है? अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है सौर ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इन सबको अपन क्या बोलते हैं? अक्षय ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी खत्म नहीं होती, ऐसी ऊर्जा को अपन अक्षय ऊर्जा कहते हैं। या फिर अपन उसको बोलते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा, या फिर अपन उसको बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जितने भी ये नाम है आपको ध्यान रखना है, अक्षय ऊर्जा के नाम है। चलिए एक सवाल मेरा यहां पर आपसे, मुझे बताइए अक्षय ऊर्जा दिवस कब होता है? अक्षय ऊर्जा दिवस कब होता है? अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छापना, अक्षय ऊर्जा दिवस कब बनाया जाता है। अब इसके अंदर जो प्रथम रहा है ना, वह कौन रहा है? वह रहा है राजस्थान। राजस्थान इसके अंदर प्रथम रहा है, पूरे भारत के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के अंदर एक संस्था है जो राजस्थान में अक्षय ऊर्जा की उत्पादन का काम करती है। उस संस्था का नाम क्या है? उस संस्था का नाम है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है जो क्या करती है? राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने का काम करती है। हमारे देखिएगा, हमारे पूरे राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और वायु ऊर्जा, इन सब से हमारे राजस्थान के अंदर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। आप सबको पता होगा सौर ऊर्जा के मामले में भी राजस्थान पूरे भारत के अंदर प्रथम स्थान पर है। अगर देखिए यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण आती है, 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस होता है, एकदम सही है, 20 अगस्त अक्षय ऊर्जा दिवस। यहाँ पर एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लक्ष्य जो सौर ऊर्जा के तहत और पवन ऊर्जा के तहत रखे गए हैं वह भी अक्षय ऊर्जा के अंदर ही आएंगी। जैसे अपन ने सौर ऊर्जा नीति की बात कर रहा हूं, सौर ऊर्जा नीति कब आई थी? 18 दिसंबर 2019 को आई थी अक्षय ये सौर ऊर्जा नीति। इसके तहत हमने लक्ष्य रखा था कि अपन 2024-25 तक 30,000 मेगावाट, और इसी तारीख को आई थी पवन ऊर्जा नीति जिसके तहत अपन ने लक्ष्य रखा था कि 2024-25 तक 4,000 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन करना है। ये सारे के सारे लक्ष्य हैं अक्षय ऊर्जा के तहत हम लोगों ने रखे हैं। आप लोगों को पता होगा कि अपन के राजस्थान के अंदर, अगर मैं सौर ऊर्जा की बात करूं, केवल सौर ऊर्जा की बात कर रहा हूं मैं, बाकी किसी की बात नहीं कर रहा यहां पर, सौर ऊर्जा की बात करता हूं तो एक बात ध्यान रखना, अपन के राजस्थान की जो कैपेसिटी है ना सौर ऊर्जा उत्पादन की, ये जो क्षमता है, यह क्षमता कितनी है? अपन कितना उत्पादन कर सकते हैं? अपन 142 गीगावाट का उत्पादन कर सकते हैं। कितने का? कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। अभी अगर अपन बात करें आज की तारीख में कि अपन राजस्थान है वह एक साल के अंदर कितने सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है, तो वह 142 गीगावाट। और ये डेटा दिया किसने है? तो जो भारत सरकार का नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, जो भारत सरकार का नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उसने ये डेटा बताया है। और दूसरी बात, अपन कर कितना रहे हैं? अपन वर्तमान में कितना कर रहे हैं? अपन वर्तमान में कर रहे हैं 9,228 मेगावाट, 9,228 मेगावाट। कितना कर रहे हैं? तो 9,228 मेगावाट कर रहे हैं। और कितना कर सकते हैं? तो 142 गीगावाट है वह अपन कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें कि सबसे बड़ा पार्क कौन सा है, तो सबसे बड़ा पार्क आएगा वो आएगा बड़ला। और बड़ला से ध्यान रखना लगभग 2200 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। मतलब अपन वर्तमान में 9,228 कर रहे हैं, उसका लगभग देखिए उसका 2200 मेगावाट तो सिर्फ बड़ला कर रहा है, जो जोधपुर के अंदर है। सिर्फ 2200 मेगावाट बड़ला कर रहा है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कितना कर सकते हैं? 142 गीगावाट। कितना कर रहे हैं? 9,228 मेगावाट कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा पार्क है बड़ला, वह कितना कर रहा है? तो 2200 मेगावाट के आसपास बड़ला अकेला कर रहा है। ठीक है, इसी कारण ये सबसे बड़ा सोलर पार्क है अपने राजस्थान का। बात आई समझ में? कुछ चीजें आपके दिमाग में सेट हुई होगी जो आज मैंने नहीं बताई आपको। चलिए अगली बात करते हैं, निम्न में से किस स्थान पर राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगेगा? ये राज्य का पहला है। छबड़ा में लगेगा, दानपुरा में लगेगा, सूरतगढ़ में लगेगा, रावत भाटा में लगेगा। बताइए, रावत भाटा के अंदर राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा है। रावत भाटा के अंदर राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा है। बात को ध्यान रखना।
ठीक है, राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा। लेकिन अगर पूछ राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट, मैंने करवा रखा है ये सवाल यार, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताना। कौन बताएगा? प्रेम, नेपोलियन, एक बार जोरदार, जितना भी आपके पास ध्यान है ना, ज्ञान है, लगा के मुझे बताइए। जितने भी विद्यार्थी अगर लाइव देख रहे हो, एक बार जल्दी से आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दानपुरा बांसवाड़ा। इस दानपुरा बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगेगा। राजस्थान का जो पहला है वह कहां लगने वाला है? वह दानपुरा बांसवाड़ा के अंदर लगने वाला है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा राजस्थान के प्रथम के बारे में थोड़ी जानकारी दूं, तो मुझे बताना कि राजस्थान की विधानसभा है, उस राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बताइएगा। इसका एक आंसर मुझे बताना। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, इसका मुझे आंसर बताइएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? ये दो सवाल मैं आपको दे रहा हूं, मुझे आंसर लिख के बताना। राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, अगर मैं पहले अध्यक्ष की बात करूं तो पहले अध्यक्ष तो अलग थे और प्रथम महिला अध्यक्ष अलग थी। प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर अपन बात करें तो कौन थी? वह थी सुमित्रा सिंह। कौन थे? वह थी सुमित्रा सिंह। बहुत बड़े आंसर आ गया। इसका बताइए पहली विधायक कौन थी? कौशल सिंह है ना, वह राजस्थान की पहली मुख्य सचिव थी 2009 के अंदर। और यशोदा देवी, बहुत बढ़िया। गायत्री देवी जो आंसर कर रहा है ना, गोपाल सिंह गायत्री देवी आंसर कर रहा है। ध्यान रखना गायत्री देवी कौन थी? गायत्री देवी राजस्थान से प्रथम महिला सांसद थी, याद रखिएगा, अलग चीज है, वो लोकसभा सांसद थी। ठीक है, प्रथम महिला विधायक थी यशोदा देवी। कंफ्यूज मत होइए, आंसर ध्यान रखिएगा। एक और सवाल पूछता हूं, आपको पता है कि अपन के राजस्थान से जो सैनिकों को सबसे बड़ा सम्मान मिलता है वह है परमवीर चक्र मिलता है। और राजस्थान से दो सैनिक है जिनको मिल रखा है परमवीर चक्र। एक तो है मेजर पीरू सिंह और एक है मेजर शैतान सिंह। मुझे बताना मेजर शैतान सिंह का तो संबंध जोधपुर से है, मेजर पीरू सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? मेजर पीरू सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बताइएगा। दो व्यक्ति हैं सिर्फ जिनको दे रखा है, इस बार दो व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र दे रखा है। एक तो है मेजर पीरू सिंह और एक है मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह तो जोधपुर के हैं। मेजर पीरू सिंह है, वह किस जिले से हैं? बताइएगा जल्दी से। हाल ही में राजस्थान, बहुत बेसिक सवाल आ गया, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मेरे हिसाब से कोई शायद ही कोई हो जो गलत कर पाए। बहुत बढ़िया, झुंझुनू के हैं मेजर पीरू सिंह। मेजर पीरू सिंह कौन से जिले के हैं? तो मेजर पीरू सिंह झुंझुनू के हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको याद रखिएगा, ये मेजर पीरू सिंह वाला। चले आगे, बताइए इस सवाल का आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, ये तो मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला क्योंकि मैं इसको बताने के लिए इस वजह से लेके आया हूं क्योंकि मुझे इस राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के बारे में कुछ चीजें आपको बतानी है। पहली बात तो स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2010 में। अक्टूबर 2010 में। अगर पूछे इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय आ जाएगा जयपुर में। और तीसरी बात अगर पूछे इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष कौन है? जो मुख्यमंत्री होता है वह इसका अध्यक्ष होता है। देखिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं जो गांवों के विकास के लिए है, वह सभी योजनाएं जो जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं राजीविका। अब मैं आपको दो चीजें ऐसे बता रहा हूं जो आपको राजीविका के बारे में ध्यान रखनी है। राजीविका दो योजनाओं का संचालन करती है। कौन कौन सी योजना है? पहली योजना है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। पहली तो है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। पहला तो ये योजना है जिसका संचालन करती है कौन? ये करती है राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है,
यहाँ पे राजस्थान राष्ट्रीय कर लीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। एक तो इसका संचालन करती है कौन, वह करती है आजीविका, और दूसरी योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना, यह योजना है जिसका संचालन कौन करती है, आजीविका करती है, रूपांतरण परियोजना। ये दो योजनाएं याद रखनी है, ये दो योजनाएं आपके बहुत महत्वपूर्ण है और इनका जिक्र आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक समीक्षा के अंदर भी कर रखा है। कौन कौन से दो योजना है, आजीविका दो योजनाओं का संचालन करती है। एक तो करती है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और दूसरी करती है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना। अब आपसे सवाल क्या पूछता है, आपसे सवाल पूछता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है, या ये पूछेगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना यह राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इनके जिले याद रखना है कि कितने जिलों में संचालित है। जैसे मैंने आपको योजना बताई थी, अगर आपको याद हो तो मुझे बताइए, BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, याद है क्या? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस किस को याद है मुझे बताइए, बताइए। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यह राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है, यह राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है। और यह सवाल आपको याद होगा SI के अंदर भी पूछा गया है कि राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है। तो मुझे बताइए कि जो BADP वाला है यह कितने जिलों में संचालित है। तो इस तरह से ये दोनों योजना है जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपसे बात करूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है, तो ये राजस्थान के 33 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में? 33, मतलब संपूर्ण राजस्थान में इस योजना को शुरू किया गया है। अगर अपन बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना, तो ये राजस्थान के 9 जिलों में संचालित है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कितने जिलों में इसको संचालित किया गया है। और ये जो BADP है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये राजस्थान के 4 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में? राजस्थान के 4 जिलों में संचालित है। बेसिक चीजें हैं, बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार एग्जाम में आ रखी है ये सब चीजें, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए एक योजना और है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ये योजना पता है क्या है, मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस भी कर रखी ये योजना। इसके अंदर क्या था, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसके अंदर क्या था, इस योजना के अंतर्गत अगर दूसरे बच्चे का जन्म होता है तो उस महिला को कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। मुझे ये बताइए कि कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताना कि कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। जल्दी से बताना कितने रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। अब जब ये योजना शुरू हुई थी, ये बजट 2019-20 में शुरू हुई थी, बजट 2019-20 में, तब इसको राजस्थान के 5 जिलों में शुरू किया गया था। सिर्फ 5 जिलों में ही शुरू किया गया था। कौन कौन से जिले थे? तो देखिए 12 था, इसके अलावा उदयपुर था, प्रतापगढ़ था, डूंगरपुर था, बांसवाड़ा था। इस 5 जिलों में इसको शुरू किया गया था। लेकिन इस बार के बजट के अंदर इसका दायरा बढ़ा दिया और इसको पूरे राजस्थान के अंदर लागू किया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अब ये योजना राजस्थान के 33 जिलों में संचालित है। और इस योजना के अंतर्गत अगर कोई महिला है वह दूसरे बच्चे को जन्म देती है तो उसको 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। कितने रुपए की? तो 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, कॉपी के अंदर कौन कौन नोट डाउन कर रहा है, एक बार मुझे बताइए कि हाँ सर हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं। चलिए अगली बात करते हैं। प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित बबलियान चौकी हाल ही में किस वजह से चर्चा में रही? बबलियान चौकी यह प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित एक चौकी है और यह वर्तमान में चर्चा में रही है। क्यों रही है? पाकिस्तान के साथ सैन्य मुठभेड़, अगली बात सौर ऊर्जा संचालित होने के कारण, या मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आरंभ के कारण, या वायुसेना युद्धाभ्यास के कारण। बताइए किस कारण यह चर्चा के अंदर रही है? जल्दी से बताना, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, ठीक है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि यह वर्तमान में चर्चा में क्यों रही है। कौन सी चौकी है? बबलियान चौकी। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वह मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आरंभ के कारण। अब देखिए मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ये चीज होती क्या है? आप में से किस किस ने अटारी बॉर्डर का नाम सुना है? किसका? अटारी बॉर्डर का नाम किस किस ने सुना है? पहली बात तो मुझे ये बताइए, अटारी बॉर्डर या वाघा बॉर्डर, कुछ भी बोल दीजिए। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान वाली सीमा को बोलते हैं और अटारी बॉर्डर अपन के राजस्थान के, अपन के जो भारत की तरफ सेना लगती है उसको बोलते हैं। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत ये बात ध्यान रखना
कि पाकिस्तान की तरफ से गेट खुलता है और भारत की तरफ से गेट खुलता है। यहाँ पर दोनों तरफ से दोनों सैनिक आते हैं और अपने आप में एक सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर ये पंजाब के अंदर होता है, अटारी बॉर्डर पर इस सेरेमनी का आयोजन होता है, बीटिंग द रिट्रीट। और इस बार इस बबलियान चौकी पर इसका आयोजन किया गया। इस कहानी चर्चा के अंदर रही है, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आरंभ होने के कारण ये बबलियान चौकी है जो वर्तमान में चर्चा में रही है। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, जल्दी से बताइएगा। बहुत सिंपल सी चीज है कि इसकी लंबाई कितनी है। 4 जिले हैं जो इसके बॉर्डर पर आते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये चारों जिले इसके बॉर्डर पर आते हैं और इसकी जो टोटल लंबाई है वह कितनी है, जल्दी से बताइए। किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बनाया जाता है, वह किस तिथि को बनाया जाता है? देखिए मैंने आपको 2 दिवस बताए, एक तो है अक्षय ऊर्जा दिवस, बहुत बढ़िया, 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, जिसको अपन रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं। देखिए एक मैंने बताया आपको अक्षय ऊर्जा दिवस, एक मैंने आपको बताया अक्षय ऊर्जा दिवस। ये कब होता है? ये तो होता है कुछ नहीं, 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्मदिन होता है, इस कारण अपन 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस बनाते हैं। अब यहां पर सवाल पूछा गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये कब होता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये होता है 14 दिसंबर को। कब होता है? 14 दिसंबर को यह दिवस बनाया जाता है। कब? 14 दिसंबर को यह दिवस बनाया जाता है। ऊर्जा की अपन बात करते हैं। यहां पर एक बात और मैं आपसे बताता हूं कि अगर आपको पूछे दिसंबर 2021 तक राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? अगर आपको यह सवाल पूछा कि दिसंबर 2021 तक राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, तो क्या आंसर दोगे? 2 3 3 2 1 क्या है? 2 3 3 2 1 ये राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। राजस्थान कितनी ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो 2 3 3 2 1 ये ऊर्जा है जिसका उत्पादन करता है वर्तमान में राजस्थान। तो ये राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता है। क्या है? राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता है। इस चीज को याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात, अगर मैं आपको पूछूं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है? राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है? तो क्या आंसर आएगा? राजस्थान के ऊर्जा मंत्री है वह वर्तमान में कौन है? आंसर क्या आएगा? देखो इसको इस तरह से याद करना, 2 3 फिर इसको उल्टा करो, 3 2 1 इस तरह से अगर आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है? तो अगर ऊर्जा मंत्री की बात करें तो नाम आएगा भंवर सिंह भाटी। भंवर सिंह भाटी है वह राजस्थान के ऊर्जा मंत्री आ जाएंगे। भंवर सिंह भाटी राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं। अगली बात, आज 6 दिसंबर 2021 को ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन के रीडर्स सर्वे में निम्न में से किस श्रेणियों में राजस्थान को पुरस्कृत किया गया? निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में राजस्थान को पुरस्कृत किया गया? मतलब राजस्थान है वह किसके अंदर बहुत बढ़िया है? पहला सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड, दूसरा है वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड, और तीसरा है बेस्ट हेरिटेज अवार्ड, चौथा है बेस्ट कल्चर डेस्टिनेशन। किसके अंदर राजस्थान को सम्मानित किया गया है? राजस्थान ऊर्जा मंत्री है वह है भंवर सिंह भाटी। ठीक है, चलिए इसका आंसर आएगा, वो आएगा बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड। इस श्रेणी के अंदर राजस्थान को सम्मानित किया गया। मतलब आपको पता होगा कि देखिए जो ब्याह होते हैं ना बढ़िया बढ़िया, वह सब राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। आपको पता है अभी प्रियंका चोपड़ा शादी करके गई, कहां पर? उम्मेद पैलेस में। उससे पहले एक जोड़ी और आई थी। तो मतलब राजस्थान को विवाह की दृष्टि से बहुत बढ़िया माना जाता है। यहाँ पर लोग विवाह करने आते हैं और डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं। डेस्टिनेशन मैरिज का मतलब होता है कि लड़का कहीं और का, लड़की कहीं और की, लड़का का परिवार और लड़के का परिवार दोनों अपने अपने जगह से किसी एक अन्य जगह पर जाकर शादी करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं डेस्टिनेशन मैरिज। और डेस्टिनेशन मैरिज के अंदर राजस्थान को पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की बहुत चाहत रहती है कि हम वहां पर जाकर शादी करें। ठीक है, इस कारण ये यहाँ पर शादियों के कारण बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर रहता है। इस कारण इसको इस श्रेणी के अंदर सम्मानित किया गया है, शादियों के कारण, चर्चा में रहने के कारण। ठीक है,
और आपको पता होगा ये जो अभी वर्तमान में प्रियंका चोपड़ा की शादी थी, उस शादी में सोजित की मेहंदी थी ना, वह भी बहुत फेमस हुई थी, सोजित की मेहंदी, क्योंकि उसको हाल ही में जीआई टैग मिल रखा था। और फिर कैटरीना ने सोजित की मेहंदी लगाई, तो सोजित की मेहंदी पूरे राजस्थान और पूरे भारत के अंदर एक अलग ही छाप छोड़ के चली गई। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। क्या है सवाल? राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार जो डांग क्षेत्र विकास बोर्ड है, उसको विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है? देखिए कौन सी योजना है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत पहले 10 करोड़ रुपए मिलते थे, अब कितने रुपए मिलते हैं? अब 25 करोड़ रुपए मिलते हैं। कितने रुपए? 25 करोड़। देखिए मैं आपको यहां पर कुछ योजनाओं की बात करूंगा। अब यहां पर डांग का नाम आया है, तो डांग के साथ साथ अपन कुछ योजनाओं की बात करते हैं जो आपके आर्थिक समीक्षा के अंदर है। एक बात तैयार रहना, बहुत कुछ महत्वपूर्ण योजना है जो आपको याद करनी है। पहली, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसकी अपन ने बात की है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसके तहत पहले 10 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब कितने मिलते हैं? 25 करोड़ रुपए मिलते हैं। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि इस डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम को शुरू कब किया गया? तो साल 2005-06 के अंदर इसको शुरू किया गया। कब? 2005-06 के अंदर। इसमें डांग का मतलब क्या होता है? डांग का मतलब होता है बीहड़ क्षेत्र। इस बीहड़ क्षेत्र या संकुचित घाटी युक्त दस्यु क्षेत्र के अंदर डाकू लोग निवास करते हैं, दस्यु लोग निवास करते हैं। तो ये दस्यु लोग लोगों को लूटना, मारना, पीटना, इस तरह की घटनाएं करते हैं। तो सरकार ने सोचा कि अगर इनका विकास कर दिया जाए, तो अगर इनका विकास कर दिया जाएगा तो ये इस तरह की घटनाएं नहीं करेंगे। इस कारण उनमें शिक्षा की भावना को प्रचार प्रसार करने, उनको आजीविका देने के लिए इस योजना को शुरू किया, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। राजस्थान के 8 जिलों में संचालित है। 8 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए 4 तो कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ है। 4 तो कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ है। ये तो हाड़ौती वाले 4 आ गए। उसके बाद आपको पता होगा एक है डांग की रानी, वह है करौली, और एक है डांग का राजा, वह है धौलपुर। इसके अलावा एक आ जाएगा सवाई माधोपुर और एक आ जाएगा भरतपुर। इस तरह से कुल 8 जिले हैं जहां पर इस योजना को संचालित किया गया है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताना सब लोग कि जो बीहड़ है, राजस्थान की कौन सी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है? राजस्थान की कौन सी नदी बीहड़ का निर्माण करती है? मुझे यह लिख के बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि राजस्थान की ये नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ का मतलब क्या होता है? बहुत ही कटाव करके चलती है, और कटाव करने के कारण वहां का जो क्षेत्र होता है वो बहुत उबड़ खाबड़ हो जाता है, और उबड़ खाबड़ होने के कारण वहां पर लोग डाकू बनकर रहते हैं और लोगों को लूटने का काम करते हैं। बताना, जल्दी से बताइए कौन सी नदी करती है? चलिए, बहुत बढ़िया, चंबल नदी करती है। एक योजना और है, उसके अपन बात करते हैं। दूसरी योजना है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन सी है? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 1986-87 में। 1986-87 में। अब ये मेवात, आपको पता होगा कि राजस्थान के किन जिलों को अपन मेवात बोलते हैं? ये अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो। जल्दी से बताइए राजस्थान के वे जिले जो मेवात जिले के नाम से प्रसिद्ध है, उनका आंसर क्या आएगा? तो मेवात अपन 2 जिलों को बोलते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है अलवर और दूसरा है भरतपुर। तो ये राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? तो ये राजस्थान के 2 जिलों में संचालित है, अलवर तथा भरतपुर में इस योजना को शुरू किया गया है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तीसरी योजना की मैं बात करता हूं, तो तीसरी योजना है वह है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? देखिए राजस्थान का जो दक्षिणी मध्य भाग है ना, राजस्थान का जो दक्षिणी मध्य भाग है, जो बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ही कटा फटा क्षेत्र है, तो वहां पर
कृषि करना बहुत पॉसिबल नहीं है। और आपको पता होगा कि अपन बात करते हैं राजस्थान की जीडीपी में, तो राजस्थान की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, उसके बाद कृषि क्षेत्र का है। अब वहां पर कृषि नहीं होने के कारण लोगों का जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त है। आजीविका के कुछ साधन नहीं है। अब आजीविका के साधन नहीं है, जीवन अस्त व्यस्त है, तो वहां के लोगों का विकास करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा इस मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया। अब ये योजना कब शुरू हुई? ये भी 2005-6 में शुरू हुई थी। और ध्यान रखना कि यहां पर मगरा का मतलब क्या है। यहां पर मगरा का मतलब है दक्षिणी मध्य भाग। दक्षिणी मध्य भाग जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको अपन बोलते हैं मगरा। और ये राजस्थान के 5 जिलों में संचालित है। अब ये 5 जिले कौन कौन से हैं? पहला तो है पाली, दूसरा है राजसमंद, पाली, राजसमंद, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। अजमेर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, इस तरह से 5 जिले आते हैं जहां पर इस योजना को संचालित कर रखा है। तो ये 5 जिले आपको कंटेस्ट होने चाहिए जहां पर मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को संचालित किया गया है। ठीक है, अगली योजना एक बात और करता हूं मैं, और उस योजना का नाम है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास कार्यक्रम। चौथी योजना है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास कार्यक्रम। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास कार्यक्रम। देखिए, महात्मा गांधी जन भागीदारी, इसका मतलब क्या होता है कि भाई जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। पहले इसका नाम हुआ करता था गुरु गोलवकर जन भागीदारी विकास कार्यक्रम। गुरु गोलवकर जन भागीदारी विकास कार्यक्रम ये हुआ करता था। लेकिन बाद में फरवरी 2020 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया और क्या कर दिया? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास कार्यक्रम। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये याद रखना कि अगर आपको कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट का निर्माण करना है तो सरकार बोलती है कि आपको इन दोनों का निर्माण करने के लिए 90% पैसा हम लोग देंगे और 10% पैसा कौन देगा? जनता देगी। तभी तो जनता की भागीदारी हुई होगी। 10% पैसा कौन देगी? जनता देगी। इसी कारण इसका नाम क्या है? जन भागीदारी। लेकिन अगर आपको अन्य संपत्तियों का निर्माण करना है, तो अन्य संपत्तियों के निर्माण के लिए सरकार ने बोला कि 70% पैसा मैं दूंगी, 70% पैसा मैं दूंगी और 30% पैसा किसको देना है? आपको देना है। 70% पैसा राज्य सरकार देगी और 30% पैसा कौन देगी? जनता देगी। तभी तो जनता की भागीदारी हुई होगी। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? बताओ, एक बार जल्दी से लिख के बताओ कि क्या समझ में आई बात? मैंने जो बोला, फरवरी 2020 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया। उसके बाद कब्रिस्तान के निर्माण के लिए 90% पैसा राज्य सरकार देगी, 10% पैसा कौन देगी? जनता देगी। अन्य संपत्तियों के निर्माण के लिए 70% पैसा राज्य सरकार देगी और 30% पैसा कौन देगी? जनता देगी। तो ये योजना है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए कि सर हाँ समझ में आ गया। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो यहां पर डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क निम्न में से कहां स्थापित किया गया? ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बहुत बार बता दिया, तो अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसे गलत कर पाएंगे। जल्दी से आंसर दो। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बाड़मेर। अगर आपको पूछे स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ये कहां बनेगा? स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ये कहां बनेगा? तो ये बनेगा जयपुर में। कहां बनेगा? जयपुर में बनेगा। और अगर आपको ये पूछा तो कहां बनेगा? देखिए, जब तक सब विद्यार्थी आंसर नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं चलेंगे। बहुत बढ़िया। हरुण, राकेश, नम्रता, रामलाल, अनुष्का, गौड़, नम्रता, सुंदर खान, रूही, कंप्यूटर, कीर्ति, बहुत बढ़िया। सबका आंसर जयपुर में स्थापित किया जाएगा ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क। दूसरा, मैंने आपको सो बताया था विज्ञान केंद्र की मैंने आपको एक चीज बताई थी, बीबीके का मतलब क्या होता है? भरतपुर, बीकानेर, कोटा। क्या है? भरतपुर, बीकानेर, कोटा। एक मैंने आपको बताया था दिव्यांग
दिव्यांग विश्वविद्यालय। ये दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में बनेगा। कहां बनेगा? जामडोली जयपुर। और जामडोली जयपुर में किस नाम से बनेगा? कोई नाम बता सकता है क्या? कोई नाम बता सकता है कि किस नाम से यह दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? मुझे नाम लिख के बताना कि सर ये नाम है, इस नाम से दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। जल्दी से बताइए। जामडोली में तो होगी, लेकिन किस नाम से होगी ये बताना है आपको। बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के अंतर्गत राज्य की कितनी महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा? देखो बजट के अंदर महिलाओं के लिए कितनी चीजें हैं। मतलब घर बैठे रोजगार मिल रहा है, कुछ नहीं करना, घर पे बैठ के काम करना है। दूसरा, घर पे बैठे बैठे उनको फोन मिल रहा है। इसके साथ साथ 3 साल की नेट कनेक्टिविटी भी मिल रही है। बताओ भाई, आनंद है कि नहीं है? तो देखिए 20,000 महिलाओं को क्या होगा? घर बैठे रोजगार, घर बैठ के रोजगार करना है 20,000 महिलाओं को। इसके अलावा महिलाओं को 3 साल तक क्या मिलेगा? फोन मिलेगा। फोन तो चलो जीवन भर मिलेगा, उसके साथ साथ नेट पैक भी मिल जाएगा और अनलिमिटेड बातें भी मिल जाएगी। तो ये बात किसके लिए है? ये सब महिलाओं के लिए है। घर बैठे रोजगार 20,000 महिलाओं को दिया जाएगा और इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना इसका नाम है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, बहुत बढ़िया, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो इसका फायदा उठाना। जितनी बालिकाएं हैं, अपने माता पिता को फोन मिलेगा, माता जी को फोन मिलेगा, तो इनका आनंद उठाना, किताबें पढ़ना, चीजें पढ़ना, यूट्यूब पर क्लासेस देखना, जिससे आप लोगों का फायदा हो सके। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। निम्न में से किस जिले में मिनी एग्रो फूड पार्क की स्थापना की जाएगी? मिनी एग्रो फूड पार्क, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसको बहुत विस्तार से डिस्कस करूंगा। मिनी एग्रो फूड पार्क क्या होते हैं और इनकी स्थापना कहां कहां पर की जाएगी? बहुत बार मैंने पहले भी डिस्कस किया है आप लोगों को अगर याद होगा तो बहुत अच्छे से अपन ने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं होता क्या है। आपको मैंने रिको के बारे में बात बताई थी। रिको राजस्थान स्टेट इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्थापना होती है 1969 के अंदर। फिर 1980 में जाकर इसका नाम रिको होता है, स्वतंत्र अस्तित्व आता है, वो आता है 1980 के अंदर। ये क्या करता है? ये बनाता है एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क मैंने आपको 2 दिन पहले इसके बारे में बताया था। एग्रो फूड पार्क राजस्थान के अंदर 4 है। कितने हैं? 4। कहां पर है? तो एक तो जोधपुर में है, एक अलवर में है, एक कोटा में है और एक श्रीगंगानगर के अंदर। इस तरह से 4 एग्रो फूड पार्क है, वह राजस्थान के अंदर है। और ऐसे कैसे फूड पार्क केंद्र सरकार भी बनाती है, जिसका नाम होता है मेगा फूड पार्क। क्या नाम होता है? मेगा फूड पार्क। अब राजस्थान के अंदर ध्यान रखना, जो मेगा फूड पार्क है वह कितने हैं? तो वह आ जाएंगे 3। मेगा फूड पार्क राजस्थान के अंदर 3 है। कौन कौन से 3 मेगा फूड पार्क है? तो राजस्थान के अंदर एक तो आ जाएगा पलाना बीकानेर के अंदर। दूसरा कहां आ जाएगा? पलाना बीकानेर में पहला है। दूसरा कहां आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा रूपनगढ़ में। तीसरा आ जाएगा बोरानाडा जोधपुर के अंदर। इस तरह से 3 मेगा फूड पार्क है, वह कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। अब राजस्थान एक नई नीति और लेके आया, वह कौन सी है? वह है मिनी एग्रो फूड पार्क। मिनी एग्रो पार्क ये कहां बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो ये टोंक के अंदर बनाए जाने की घोषणा हुई। आपको पता होगा टोंक को बोलते हैं नवाबों का शहर, तो यहां पर बनेगा, वह बनेगा मिनी एग्रो पार्क। अगर पूछे एग्रो फूड पार्क कहां बनेगा? एग्रो फूड पार्क 4 जगह पर है, जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर। अगर आपको पूछे मेगा फूड पार्क कहां बनेगा, तो रूपनगढ़ अजमेर, पलाना बीकानेर और बोरानाडा जोधपुर के अंदर बनेगा। ठीक है भाई, समझ में आया? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस जिले में फाइटो सैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी? फाइटो सैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी जोधपुर के अंदर की जाएगी। जोधपुर के अंदर की जाएगी। एक मैंने आपको कैथ लैब करवाया था, याद है क्या? राजस्थान के किस जिले में कैथ लैब बनेगी? बच्चों के लिए है कैथ लैब। बच्चों के हृदय संबंधी विकार को जानने के लिए इस कैथ लैब की स्थापना की जाएगी। कहां पर बनेगी कैथ लैब? राजस्थान के किस जिले में बनेगी? चलिए मैं आपको हॉस्पिटल का नाम बता देता हूं, उसके बाद मुझे बता देना कि किस जिले में बनेगी। हॉस्पिटल का नाम है मथुरा दास माथुर। अब मुझे बता दीजिए कि कैथ लैब राजस्थान के किस जिले में बनने वाली है?
बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश के किन क्षेत्रों में आयुर्वेद कॉलेज खोलने की घोषणा हुई, बताना मुझे। ये एक सवाल आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्लास खत्म होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना और मुझे इसका आंसर बताना कि किस जिले के अंदर ये आयुर्वेद कॉलेज खोला जाएगा राजस्थान में, बताना मुझे। ये सवाल होमवर्क है, घर पे बैठकर बजट खोलना और उस सवाल को सर्च करना और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नेट पर सर्च मत करना, क्योंकि अगर आप इसको खोलने के लिए किताब खोलोगे तो दो चीज और नई सीखने को मिलेगी। इसीलिए सवाल दे रहा हूं, ध्यान से किताब खोल के इसका आंसर करना। एनिमल हाउस कहां बनेगा? एनिमल हाउस एम्स जोधपुर के अंदर बनेगा। राजस्थान के अंदर एम्स एक ही है, वह जोधपुर के अंदर है। ठीक है। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कहां किया जाएगा? सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण एसएमएस जयपुर और महाराणा प्रताप खेल गांव, उपरोक्त दोनों इसका आंसर है। उपरोक्त दोनों इसका आंसर आएगा। यहां पर भी किया जाएगा और यहां पर भी किया जाएगा। विद्यापीठ निवाई टोंक के अंदर, यहां पर नहीं किया जाएगा भाई, निवाई टोंक के अंदर नहीं किया जाएगा। यह एक तरह की डिम्ड यूनिवर्सिटी है। राजस्थान के अंदर डिम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या मुझे बताइए। राजस्थान के अंदर डिम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के। राजस्थान के अंदर डिम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है? जल्दी से बताना। एक सरकारी विश्वविद्यालय कितना है? सरकारी विश्वविद्यालय 28। अगर बात करें प्राइवेट कितने हैं? 52। अगर डिम्ड की बात करें, डिम्ड कितने हैं तो वो कितने आएंगे? 7 है डिम्ड। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय एक ही है। नगर निगम कितने हैं? नगर निगम 10 है। सैनिक स्कूल कितने हैं? सैनिक स्कूल 3 है। मिलिट्री स्कूल कितने हैं? मिलिट्री स्कूल 2 है। विधायक कितने हैं? विधायक 200 है। नेशनल पार्क कितने हैं? नेशनल पार्क 3 है। टाइगर रिजर्व कितने हैं? टाइगर रिजर्व 4 है। अगर बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य 26 है। महिला विधायक कितनी है? 27 है। महिला मंत्री कितनी है? महिला मंत्री 3 है। सांसद कितनी है? तो सांसद भी 3 है। ये सारा का सारा डेटा दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है। चलिए, हाल ही में 23 फरवरी 2022 को किस विभाग का बजट अलग से पेश किया गया? कौन सा विभाग है जिसका बजट अलग से पेश किया गया है? डिम्ड का मतलब क्या होता है? डिम्ड का मतलब होता है कि जो प्राइवेट होता है लेकिन उसको अनुदान है, उसका जो पैसा है वह उसको सरकार देती है। कुछ अनुदान सरकार का चलता है, इस काम पर उसको क्या बोलते हैं? डिम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है। देखिए, कृषि विभाग का बजट अलग से पेश किया गया। किसका बजट? कृषि विभाग का बजट अलग से पेश किया गया। चलिए, एक बात बताइए, क्या कृषि विभाग या कृषि बजट अलग से पेश करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? कृषि बजट अलग से पेश करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? बताइएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान लगभग कितना है? मतलब भारत में तो कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है, तो उसमें राजस्थान का योगदान कितना है? यह सवाल पूछा गया है। देखिए, अच्छा सवाल है, डिस्कस करते हैं सवाल को। क्या है पहली बात? तो ये बात करता हूं कि पूरे भारत में, पूरा जो भारत है वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोग करता है। उपभोग सबसे ज्यादा कौन करता है? वह करता है अमेरिका, सबसे ज्यादा उपभोग करता है। दूसरा करता है चीन। दूसरा कौन करता है? दूसरा करता है चीन। और तीसरे नंबर पर करता है, वह करता है भारत। तीसरे नंबर पर करता है, वह करता है भारत। मतलब भारत है वह दुनिया का कम से कम 5% तेल है वह उपभोग करता है। अब मान लो कि भारत को आवश्यकता है कि एक साल के अंदर 100 लीटर तेल की, 100 लीटर तेल की आवश्यकता है। अब 100 लीटर के अंदर भारत है वह 84% क्या करेगा? 84% तो करेगा आयात। मतलब जितना तेल इसको आवश्यकता होती है उसका 84% करता है आयात, और जो 16% है वह करता है अपने यहाँ उत्पादित। कितना? 16% करता है उत्पादित और 84% करता है आयात। अब जितना उत्पादित होता है उसका सबसे ज्यादा 40% होता है बॉम्बे हाई से। कहां से? बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र से। और जो 20% होता है वह करता है अपन का राजस्थान। राजस्थान जितना तेल उत्पादित होता है पूरे भारत में उसका लगभग 20% उत्पादित करता है। कितना करता है? तो 20% है वह राजस्थान उत्पादित करता है अपने यहां पर। कुल जितना उत्पादित होता है उसका 20%। और सबसे ज्यादा कौन करता है? तो सबसे ज्यादा करता है वह करता है बॉम्बे हाई, और बॉम्बे हाई लगभग करता है 40%। कितना करता है? 40% करता है। बात आई समझ में? 40% करता है बॉम्बे हाई, और दूसरे नंबर पर कौन है? वह है राजस्थान। राजस्थान लगभग 20% है वह तेल का उत्पादन अपने यहां करता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है।
चलिए, अगर ये पूछे कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है, तो उस क्षेत्र का नाम है बाड़मेर सांचौर बेसिन। जो राजस्थान में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है उस बेसिन का नाम है बाड़मेर सांचौर बेसिन। यह सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है। ठीक है, समझ में आई चीजें? चीजों को ध्यान रखिएगा, याद करिएगा एक एक चीज। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, पढ़ाई की होगी आपने सही ढंग से, आनंद से पढ़ाई की होगी। जितनी चीजें बताई वह सब समझ में आई। इन चीजों को बार बार पढ़ना, आराम से रिवाइज करना, वीडियो को एक बार और देखना, ताकि दिमाग में और चीजें अच्छे से सेट हो जाए। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आने वाली क्लास में। इसी जोश और जुनून के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, अपने हिसाब से कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, ताकि आपका एक सीट पक्की हो सके एग्जाम के अंदर। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।